नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और मैं विभा ताम्रकार, राजनीति विज्ञान की प्रवक्ता। यदि आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी सारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। आइए दोस्तों, आज हम पढ़ाएंगे लोकतंत्र या उदारवादी लोकतंत्र। इससे संबंधित हम बहुत सारी चर्चा आपके साथ करेंगे। जैसे लोकतंत्र, भारत एक लोकतंत्रात्मक देश है। इसमें भी लोकतंत्र को अंतिम शक्ति दी गई है। तो लोकतंत्र के बारे में आज हम बहुत कुछ जानेंगे। आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जैसे मानव जाति के प्रारंभिक काल से लेकर अब तक विभिन्न प्रकार की शासन व्यवस्थाएं विद्यमान रही हैं और शासन के इन विभिन्न रूपों को मानव जाति के राजनीतिक विकास में विशेष महत्व रहा है। इस प्रकार की महत्वपूर्ण शासन व्यवस्थाओं में राजतंत्र, अधिनायक तंत्र, कुलीन तंत्र व लोकतंत्र अधिक प्रमुख है। वर्तमान समय की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासन व्यवस्था निश्चित रूप से लोकतंत्र और अधिनायक तंत्र ही है। अरस्तु के समय से लेकर आज तक साधारणतः शासन व्यवस्था के 3 रूप प्रचलित रहे हैं। अरस्तु ने भी वर्गीकरण किया है राज्य का, तो उसमें पहली रखा उसने राजतंत्र, कुलीन तंत्र और लोकतंत्र। भूतकाल में साधारणतः रूप से राजतंत्रात्मक या कुलीन तंत्रात्मक शासन व्यवस्थाएं प्रचलित थी, किंतु एक लंबे समय के ऐतिहासिक अनुभव से यह स्पष्ट हो गया है कि राजतंत्र या कुलीन तंत्र जनसाधारण के हित में कार्य न करके कुछ विशेष व्यक्तियों या एक वर्ग विशेष के स्वार्थ का ही ध्यान रखता है। क्योंकि राजतंत्र में एक व्यक्ति का शासन होता है, कुलीन तंत्र में कुछ वर्गों या कुछ व्यक्तियों के हाथों में सत्ता की डोर रहती है और लोकतंत्र में जनता का शासन होता है। तो वह कहता है कि अरस्तु कहता है कि मतलब यह जो वो राजतंत्र या कुलीन तंत्र था, तो वो जनसाधारण के हित में काम न करके कुछ व्यक्तियों के हाथ में कार्य रहता था और सारी सुख सुविधाएं उन्हीं को प्राप्त हो जाती थी। राजतंत्र और कुलीन तंत्र में इस प्रकार की प्रवृत्ति पाए जाने के कारण 2 कारण बताए जा सकते हैं। 2 कारण वह कौन कौन से हैं? जैसे शासन व्यवस्था के ये रूप एक वर्ग विशेष से ही संबंधित होने के कारण शासन वर्ग जनसाधारण की भावनाओं से परिचित नहीं होता है, और दूसरा होता है कि शासन वर्ग जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। इस कारण वह निरंकुश हो जाता है और उसके शासन द्वारा शासन शक्ति का भ्रष्ट रूप में प्रयोग किया जाता है। तो जो कुलीन तंत्र है वह निरंकुश हो जाता है और शासन शक्ति का उसका भ्रष्ट रूप प्रयोग में आता है। इन 2 तथ्यों के कारण शासन व्यवस्था के मूल रूप में परिवर्तन करने की आवश्यकता अनुभव की गई है और इस प्रकार के परिवर्तन के रूप में लोकतंत्र को अपनाया गया है कि इससे अच्छा तो लोकतंत्र है। प्रारंभ में शासन के प्रकार के रूप में लोकतंत्र का उदय हुआ और इसके अंतर्गत या तो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से शासन किया जाने लगा या जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा शासन किया जाने लगा। तो लोकतांत्रिक शासन का यह द्वितीय रूप ही व्यवहारिक था और अधिकांश देशों में इस द्वितीय रूप प्रत्यक्ष और प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र को ही अपनाया गया। लेकिन कालांतर में यह अनुभव किया गया है कि शासन व्यवस्था में किया गया यह परिवर्तन अपने मूल उद्देश्य शासन शक्ति में सर्वसाधारण के हित में प्रयोग को प्राप्त करने में असमर्थ रहा है। शासन के प्रकार के रूप में लोकतंत्र अंग्रेजी पर्यायवाची शब्द डेमोक्रेसी, ग्रीन शब्द विधान के अनुसार डेमोस और क्रेडिया इस प्रकार के 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसका तात्पर्य होता है शासन की शक्ति से। डेमोक्रेसी इसका तात्पर्य होता है 2 शब्दों से मिलकर बना है, शासन की शक्ति से होता है। इस रूप में लोकतंत्र उस शासन प्रणाली को कहते हैं जिसमें जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों के द्वारा संपूर्ण जनता के हित को दृष्टि में रखकर शासन करती है। एक लंबे समय तक
लोकतंत्र का तात्पर्य शासन के एक प्रकार से ही किया जा सकता है और विभिन्न विद्वानों द्वारा इस रूप में लोकतंत्र की अलग अलग प्रकार से व्याख्या की गई है। जैसे राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की सर्वप्रसिद्ध परिभाषा इस प्रकार है। अब्राहम लिंकन की एक परिभाषा है, लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन होता है। ये लोकतंत्र की बहुत प्रसिद्ध कोटेशन है। ब्राइस के शब्दों में लोकतंत्र शासन का वह प्रकार है जिसमें राज्य के शासन की शक्ति किसी विशेष वर्ग या वर्गों में निहित न होकर संपूर्ण जन समुदायों में निहित है। सीले के अनुसार लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का एक भाग हो। लोकतंत्र की परिभाषा करते हुए यद्यपि इन विद्वानों द्वारा भिन्न भिन्न शब्दों का प्रयोग किया गया है, लेकिन फिर भी इन परिभाषाओं के आधार पर लोकतंत्र की सामान्य रूप से निम्न विशेषताएं बताई गई हैं। जैसे जनता का प्रतिनिधित्व, इसके अंतर्गत जनता के प्रतिनिधित्व सरकार द्वारा ही शासन किया जाता है और इस प्रकार शासन का आधार दैवीय न होकर लौकिक हो जाता है। जनता का प्रतिनिधि होकर, मतलब पहले जो देवी उत्पत्ति का सिद्धांत चलता था, अब इसमें लौकिक जनता द्वारा हो जाता है, जनता का प्रतिनिधि में। और जनता के हितों का रक्षण, लोकतंत्र में शासन का अस्तित्व जनता के हितों की रक्षा के लिए होता है, अर्थात लोकतंत्र में सरकार सदैव एक साधन के रूप में ही होती है, साध्य रूप में नहीं होती है। जनता के प्रतिनिधि उत्तरदायी, इसके अंतर्गत सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, अर्थात यदि शासक द्वारा अपनी एक शक्ति का प्रयोग सर्वसाधारण के हित में नहीं किया जाता है तो सर्वसाधारण द्वारा शासन में परिवर्तन किया जा सकता है। यदि राजा का उत्तरदायी जनता के प्रति नहीं है तो जनता इसमें परिवर्तन ला सकती है। तो 3 विशेषताओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि शासन के प्रकार के रूप में लोकतंत्र के अंतर्गत जनता ही सरकार की स्थापना करती है और सरकार जनता के हितों की रक्षा करती है और उनकी इच्छा अनुसार ही पदासीन रहती है। अब आता है राज्य के प्रकार के रूप में लोकतंत्र। यह अनुभव किया गया है कि जनता के प्रतिनिधि भी कम से कम एक निश्चित समय तक राजा या कुलीन वर्ग के समान ही शक्ति का भ्रष्ट रूप में प्रयोग कर सकते हैं। इसी बात को लक्ष्य करते हुए रूसो ने ब्रिटिश प्रजातंत्र पर कटाक्ष किया था कि इंग्लैंड केवल चुनाव के दिन ही स्वतंत्र होता है। लोकतंत्र को वास्तविक रूप में जनता के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए यह आवश्यक है कि जनता न केवल अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करे वरन वह अपने प्रतिनिधियों पर व्यवहार में नियंत्रण भी रख सकें और अंतिम रूप से महत्वपूर्ण राजनीतिक नियमों का निर्माण जनता के द्वारा ही हो। इसमें रूसो की बहुत अच्छी उसने कटाक्ष किया था कि इंग्लैंड केवल चुनाव के दिन ही स्वतंत्र होता है। इंग्लैंड में जब चुनाव होता है तभी हमें लगता है उधर की जनता स्वतंत्र होती होगी, अपने मत का स्वतंत्रता पूर्वक प्रयोग करती होगी। एक हनर्स हैं, उनके शब्दों में उन्होंने लिखा है कि राज्य के प्रकार के रूप में लोकतंत्र शासन की ही एक विधि नहीं अपितु वह सरकार की नियुक्ति करने और उस पर नियंत्रण करने तथा उसे अपदस्थ करने की विधि है। एक आता है सामाजिक व्यवस्था के प्रकार के रूप में लोकतंत्र। सामाजिक व्यवस्था के प्रकार के रूप में लोकतंत्र में कहा जाता है कि समानता की घोषणा भर कर देने से ही व्यवहार में सभी व्यक्ति समान नहीं हो जाते हैं। सामाजिक स्थिति राजनीतिक क्षेत्र पर बहुत अधिक प्रभाव डालती है और जब तक सामाजिक क्षेत्र में सभी व्यक्तियों को समान महत्व प्राप्त ना हो राजनीतिक समानता एक भ्रम बनकर रह जाती है। समाज के प्रकार के रूप में लोकतंत्र से उस समाज का ज्ञान होता है जिसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति का मूल व्यक्ति रूप में ही होता है और जाति, रंग, लिंग, संपत्ति और धर्म के भेद के बिना सभी व्यक्ति समान समझे जाते हैं। सामाजिक व्यवस्था में जो सामाजिक व्यवस्था के रूप में लोकतंत्र है उसमें किसी के प्रति भेदभाव न कर सभी व्यक्ति समान समझे जाते हैं तथा समान अधिकार एवं अवसर का
उपयोग करते हैं। लोकतंत्रात्मक समाज के संबंध में डॉक्टर बेनी प्रसाद ने कहा है कि यह जीवन का एक ढंग है। यह इस मान्यता पर आधारित है कि प्रत्येक व्यक्ति के सुख का महत्व उतना ही है जितना कि अन्य किसी के सुख का महत्व होता है। सभी के सुखों का महत्व उतना ही है जैसे जितना किसी के भी सुख का महत्व, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, तथा किसी को भी अन्य किसी के सुख का साधन मात्र नहीं समझा जाना चाहिए। तो इस प्रकार स्वतंत्रता होनी चाहिए और लोकतंत्र में सभी व्यक्तियों को समान समझना चाहिए। एक आता है आर्थिक व्यवस्था के प्रकार के रूप में लोकतंत्र, एक था सामाजिक के व्यवस्था के प्रकार में लोकतंत्र, एक था राज्य के रूप में लोकतंत्र, अब आता है सामाजिक व्यवस्था के रूप में लोकतंत्र। तो सामाजिक में क्या है कि वर्तमान समय में अर्थ के ने मानव जीवन को बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया है और जनसाधारण मानव के सभी कार्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अर्थ से ही चालित होते हैं। ऐसे वातावरण में जीवन का आर्थिक पक्ष सबसे अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है और जब तक कि इस क्षेत्र में समानता की स्थापना न हो जाए, सामाजिक और राजनीतिक समानता निरर्थक हो जाती है। आर्थिक व्यवस्था के प्रकार के रूप में लोकतंत्र का तात्पर्य आर्थिक समानता की स्थापना से है कि जैसे इसमें दिया गया है, सभी व्यक्तियों को आवश्यक रूप से आर्थिक न्यूनतम प्रदान की जाना चाहिए और उद्योगों के प्रबंध के संबंध में प्रजातंत्रात्मक धारणा को ही अपनाना चाहिए। तो एक है जीवन का विशिष्ट दृष्टिकोण में सबके हृदय में क्षमा, सहिष्णुता, सेवा, परोपकार, विरोधी के दृष्टिकोण से प्रति आदर भाव, मानवीय व्यक्तित्व के प्रति सम्मान और समझौते की प्रवृत्ति विद्यमान हो। प्रजातंत्र के सभी व्यक्तियों द्वारा दूसरे के प्रति वैसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए जैसा व्यवहार वह अपने प्रति पसंद करता है। तो दोस्तों, आज लोकतंत्र से हमने बहुत सारी चीज़ें आपको बताई कि लोकतंत्र में किस प्रकार से आर्थिक समानता होनी चाहिए, सामाजिक समानता होनी चाहिए और राज्य का प्रजातंत्र में क्या कर्तव्य है। बहुत सारी जानकारी लोकतंत्र से दी है। आशा करती हूँ कि आपको समझ में भी आई होगी। धन्यवाद।